सुप्रभातम। मैं पान सिंह डिस्ट्रिक्ट पीपीएस BMIC नानक बता, कक्षा सप्तम, विषय हिंदी, उप विषय है आपका हिंदी व्याकरण। इसमें प्रकरण है आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब जैसे आपका सबसे पहले आता है भाषा। अब भाषा शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं को लिखकर, पढ़कर या बोलकर व्यक्त करते हैं। वो आपकी भाषा कहलाती है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और भाषा ही अपने विचारों को प्रकट करने का एक प्रमुख माध्यम है। अब इसी में आता है आपका जैसे भाषा की परिभाषा। भाषा शब्दों का एक ऐसा सार्थक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव एवं विचारों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है। यह आपकी भाषा की परिभाषा थी, तो उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद भाषा के माध्यम में, भाषा के द्वारा ये जो दूसरी भाषा है वो है आपकी मातृभाषा। अब मातृभाषा बच्चा जब अपने घर में जन्म लेता है तो उसका जो विकास होता है, सबसे पहले मातृभाषा के रूप में ही उसका भाषाई विकास होता है। यानी माता के द्वारा बोले गए शब्दों को बच्चा सर्वप्रथम सीखता है। तो मातृभाषा का सबसे अधिक प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। तो उसी के द्वारा बच्चा आगे जाकर के अन्य भाषाओं को सीखता है। यानी मातृभाषा का शिशु पर सर्वप्रथम प्रभाव पड़ता है। अब जैसे मातृभाषा यानी माता और परिवार के दूसरे सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो भाषा है जिसे शिशु सर्वप्रथम सीखता है, वही आपकी मातृभाषा कहलाती है। और बच्चे का जो विकास होता है सर्वप्रथम मातृभाषा में ही होता है। तो ये थी आपकी मातृभाषा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है आपकी राष्ट्रभाषा। यानी राष्ट्रभाषा यानी देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो आपकी राष्ट्रभाषा के रूप में वो जानी जाती है। अब जैसे इसमें है आपका, इसकी जो परिभाषा है राष्ट्रभाषा की, विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अर्थात प्रत्येक देश की अपनी एक निश्चित भाषा होती है जिसका प्रयोग उस देश के अधिकतम लोग करते हैं। वो उस देश की क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। उसके बाद आता है राजभाषा। अब एक है राष्ट्रभाषा और दूसरी है राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा, राजभाषा का अर्थ यानी संविधान द्वारा जिस भाषा को जो है शिक्षा में और शासन में यानी प्रशासन में उस भाषा का उपयोग किया जाता है, वो उस देश की राजभाषा कहलाती है। यानी शासन प्रशासन की यानी सरकार की जो भाषा होती है जिसके माध्यम से सरकार उस भाषा को आगे बढ़ाती है, तो उस देश की राजभाषा कहलाती है। जैसे भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। संविधान के 343 यानी 343 जो आर्टिकल है, 343वें अनुच्छेद में राजभाषा के रूप में
लिखा है, यानी वो स्पष्ट है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है राजभाषा का। अब कई बार ये कंफ्यूजन में क्वेश्चन आता है, हिंदी राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है, तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है। हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है, बल्कि राष्ट्रभाषा नहीं है। और भारत के जो राज्य बने हैं आपके, वो भाषाओं के आधार पे भारत के राज्यों का विभाजन हुआ है। अब जैसे हिंदी है, हिंदी कई राज्यों की जो है वो प्रथम भाषा है, जैसे आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और आपका अंडमान निकोबार, जो ये राज्य हैं, इन राज्यों की जो प्रथम भाषा है वो हिंदी है। लेकिन कई राज्यों ने इसको द्वितीय भाषा के रूप में भी माना है, जैसे आपका महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात, जो ये 3 राज्य हैं, वो इस भाषा को जो है द्वितीय भाषा के रूप में मानते हैं। यानी उनकी जो प्रथम भाषा है वो अपने राज्य की जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, जैसे महाराष्ट्र की मराठी हो गई, गुजरात की गुजराती हो गई और आपका पंजाब की पंजाबी हो गई, इस भाषा को उनने प्रथम भाषा के रूप में माना है। जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और आपका राजस्थान, हरियाणा, अंडमान निकोबार, इन राज्यों ने जो है इसको अपने प्रशासन की और अपने शिक्षा और प्रशासन दोनों इसमें आते हैं, इनने इसको जो है, इन राज्यों ने इसको अपनी प्रथम भाषा के रूप में इसे माना है। तो ये थी आपकी राजभाषा। अब इसी में आता है लिपि। अब जैसे भाषा को लिखने का यानी लिखने की जो विधि है, जो ढंग है, जो उसको लिखने का तरीका है, वही क्या कहलाती है, उसकी लिपि कहलाती है। अब जैसे भारतीय जो भाषा है, राजभाषा हिंदी है, उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ऐसे ही उर्दू की जो लिपि है वो फारसी है। ऐसे ही अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन है। तो इस प्रकार से उस भाषा को जो लिखने के तरीके हैं, जो ढंग हैं और जो विधि है, वो उसकी लिपि कहलाती है। और भारतीय जो राजभाषा हिंदी है उसकी लिपि देवनागरी। उसके बाद बोली। अब बोली के बारे में, यानी जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, यानी जैसा कि शब्द से ही प्रकट होता है कि हम जो बोलते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, बोली। हम जो कुछ भी बोलते हैं वह बोली कहलाती है। इसमें लोकल की लैंग्वेज आती है। अब लोकल की जो भाषा होती है वो बोली कहलाती है। अब भारत में लगभग 400 से अधिक भारत में बोलियां बोली जाती हैं। अब हर 2 किलोमीटर की रेंज में जो है भाषा यानी बोली वो बदल जाती है। 2 किलोमीटर की रेंज में कुछ न कुछ शब्दों में अंतर आ जाता है क्षेत्र विशेष की परिस्थिति के अनुसार। ये थी हमारी बोली। उसके बाद आते हैं भाषा के रूप। अब भाषा के 2 प्रकार के रूप हैं मुख्यतः। अगर मुख्य रूप से लेंगे भाषा के 2 रूप, इसमें लिखित और मौखिक। इसके अतिरिक्त जैसे सांकेतिक भाषा भी है, वो भी इसके रूप में आ जाती है। अगर मुख्यतः लेंगे भाषा के 2 प्रकार के रूप हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा लिख करके, पढ़ करके, लिख करके जिस भाषा का हम लिख करके जिन शब्दों के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा कहलाएगी। अब जैसे अखबार है, अखबार एक ऐसा है जिसको लिख करके अपने विचारों को हम प्रकट करते हैं। ऐसे ही मौखिक भाषा जिसको हम
लिखते हैं सिर्फ पढ़ कर गए, यानी बोल कर गए। जो हम बोलते हैं लिखते नहीं, वो क्या कहलाएगी? मौखिक भाषा कहलाएगी। इस प्रकार से ये भाषा के रूप थे। शेष कल करेंगे। धन्यवाद।